कई सारी बातें रखी, जिसमें कई सारे तंज भी देखने को मिले। बहुत लंबा भाषण था। शुरुआत में उन्होंने अपने सरकार की उपलब्धियों को बताया कि पिछले 10 सालों में सरकार ने क्या क्या किया है, किस किस सोसाइटी के वर्ग के लिए क्या क्या किया है। उसके बाद फिर उन्होंने कांग्रेस के हमलों को पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल भी किया और बहुत सारी तीखी बातें भी उसमें निकल के आईं। अब इस चर्चा का मतलब ये निकलता है कि संसद में आज जिस तरह का माहौल देखने को मिला, पिछले जो भी भाषण था उनका प्रधानमंत्री का 2-2.5 घंटे, उस पूरे भाषण के दौरान विपक्ष की तरफ से नारेबाजी होती रही लगातार, कंटिन्यूअस। तो क्या यही परिदृश्य आगे बनेगा संसद के अंदर हर सत्र में और उसके बाद सड़कों पे? क्या यही एक तस्वीर होने वाली है? क्योंकि मजबूत विपक्ष है, इसमें कोई शक नहीं, और सरकार के सामने एक चुनौती भी वो पेश करेंगे। हर चीज़ की स्क्रूटनी होगी और हर चीज़ पे सवाल पूछे जाएंगे। तो सरकार के लिए भी उतनी ही बड़ी चुनौती है कि वो उस तरह से रिबटल करे और विपक्ष अपना भूमिका निभाएगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने जो राहुल गांधी और उनके सहयोगियों की तरफ से जो बातें रखी गई, उन्होंने उसको जो पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल दिया है, उसमें से कुछ मुख्य एक अंश आइए सुनते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय सभापति जी, गंभीर बात है कि आज हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है, गंभीर षड्यंत्र हो रहा है। ये कहा गया हिंदू हिंसक होते हैं, ये है आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ, ये कारनामे। आदरणीय सभापति जी, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस देश में आर्थिक अराजकता फैलाने की दिशा में भी सोची समझी चाल चल रही है। चुनाव के दौरान जो बातें की गई राज्यों में, उनके राज्यों में जिस प्रकार से आर्थिक कदम ये उठा रहे हैं, ये वो रास्ता आर्थिक अराजकता की तरफ देश को घसीटने वाला है। उनके राज्य देश पर आर्थिक बोझ बन जाए, ये खेल जानबूझ करके खेला जा रहा है। मंचों से साफ साफ घोषणा की गई, अगर इनके मन का परिणाम नहीं आया, 4 जून को देश में आग लगा दी जाएगी, लोग इकट्ठे होंगे, अराजकता फैलाएंगे। ये अधिकृत रूप से आह्वान किए गए, ये अराजकता फैलाना इनका मकसद है। तुलसीदास जी ने कहा है, जूठई लेना जूठई देना, जूठई भोजन जूठई चबेरा। कांग्रेस ने झूठ को राजनीति का हथियार बनाया। कांग्रेस के मुंह झूठ लग गया है। जैसे वो आदमखोर एनिमल होता है ना, जिसको लहू मुंह पे लग जाता है, वैसे आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के मुंह झूठ का खून लग गया है। तो झूठ की राजनीति है और
झूठ का आधार बना लिया गया है और झूठ की ही जो है पूरी पॉलिटिक्स कर रही है विपक्ष और कांग्रेस। ये बात प्रधानमंत्री ने कही। चलिए आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बातचीत करेंगे। हमारे जो मेहमान हैं उनसे हम आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सुभ्रांशु राय हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के सुनील यादव जी और साथ ही दो वरिष्ठ पत्रकार सतीश जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बस एक छोटा सा निवेदन है कि एक दूसरे के साथ सम्मानपूर्वक बात करें, भाषा की मर्यादा रखें, बाकी जितनी तीखी आलोचना आप करना चाहें कोई दिक्कत नहीं है। सुभ्रांशु राय जी, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि झूठ का खून मुंह में लग गया, आप लोग एकदम ना झूठ की राजनीति कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। नीरज जी, ऐसा है कि प्रधानमंत्री को अब धीरे धीरे जुमला बोलने की आदत सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक पड़ गई है। 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने। 15 लाख लोगों के खाते में आएंगे चुनावी भाषण में किसने बोला था? नरेंद्र मोदी जी ने। किसानों की इनकम 2022 तक डबल होगी, किसने बोला था? नरेंद्र मोदी जी ने। सबको 2022 तक पक्के मकान दिया जाएगा, ये किसने बोला था? नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन मुझे लगता है कि नीरज जी, मैं इससे ज्यादा बड़ी बातों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने भी आज प्रधानमंत्री जी को पार्लियामेंट में सुना और प्रधानमंत्री जी ने 2 बड़ी बड़ी बातें कही। पहला, उन्होंने कहा हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन है। मुझे लगा बिल्कुल भाई सही बात कर रहे हैं, क्योंकि जुमले की शुरुआत यहीं से होती है। नतीजा ये देखिए, आज हर दिन आपको न्यूज में मिलेगा कोई ना कोई एयरपोर्ट टूट रहा है या छू रहा है या बह रहा है। ये भ्रष्टाचार नहीं है। हर दिन बिहार में पिछले 15 दिनों से 7 पुल बह गए हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है नीतीश कुमार जी के साथ। ये भ्रष्टाचार नहीं है, इसको करप्शन नहीं बोलते हैं। अक्सर आपने न्यूज में, अभी 4 दिन पहले हमने न्यूज में देखा कि एक हल्की बारिश हुई और अयोध्या में रामपथ मार्ग जो है वो सड़क ही धंस गई। वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का भ्रष्टाचार नहीं है। पीछे न्यूज में हमने देखा था कि वंदे भारत और 1-2 और ट्रेनें जो है चू रही थी। वो भ्रष्टाचार नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस स्टार्ट करती है करप्शन पे। अब मन में मतलब वही कहते हैं ना, कथनी और करनी का कितना बड़ा भेद है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने एक और वर्ड यूज किया था, हमारी सरकार की प्राथमिकता है नेशन फर्स्ट। मुझे फिर लगा प्रधानमंत्री जी को आदत पड़ गई है जुमला बोलने की पार्लियामेंट के अंदर भी, क्योंकि नेशन फर्स्ट का आज मतलब ये हुआ कि मैं सरकारी संस्थान बेचूंगा, डिसइन्वेस्टमेंट करूंगा। वो चाहे रेल हुआ, चाहे वो भेल हुआ, चाहे वो सेल हुआ। श्रृंखला बहुत लंबी है प्रधानमंत्री जी के बेचने की। या तो आप कुछ नया क्रिएट करते और लगता है कि नहीं नेशन फर्स्ट, मैंने ये पीएसयू तैयार किया है, ये पीएसयू आज छोटा है, भविष्य में ये बड़ा होगा और ये नेशन फर्स्ट में अपनी भूमिका निभाएगा। लेकिन इसके रिवर्स प्रधानमंत्री जी इन तमाम संस्थानों को बेच रहे हैं। ये शायद उनके नेशन किसको बेचा? भाषा होगी। क्या क्या बेचा? अब रुक जाइए थोड़ा, अभी तो मैंने आपको भेल, सेल और रेल का आपको जिक्र कर ही दिया। अरे भेल कहाँ बेचा? थोड़ा उन्होंने मुद्दा लंबा दिया था। अब तीसरी बात, इन्होंने एक और बात कही कि कांग्रेस एक आदमखोर एनिमल हो गया है। मुझे बहुत बुरा लगा नीरज जी, क्योंकि मेरे लिए पार्टी जो होती है वो मां तुल्य होती है और हर पार्टी के कार्यकर्ता और नेता के लिए उसकी पार्टी मां तुल्य है। फिर मुझे अचानक याद आया कि नरेंद्र मोदी जी की कथनी और करनी में भेद होता है, ये देश को जानना चाहिए। आदमखोर एनिमल का मतलब वो समझा रहे थे जिसके मुंह में खून लग गया है। मणिपुर में 2 समुदाय कुकी और मैती आपस में लड़ रहे हैं, वहां खून की होलियां खेली जा रही है। नरेंद्र मोदी जी चुप है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, घर के सबसे बड़े मुखिया हैं। अब बताइए किसके मुंह में खून लगा है? वो खून तो नरेंद्र मोदी जी के मुंह में लगा। यही वो नरेंद्र मोदी जी नहीं शांत हो जाते। किसान आंदोलन में 800 से ज्यादा किसान नरेंद्र मोदी जी के घर से 15 किलोमीटर की दूरी पे शहीद हो गए। उनके मौत पे, उनकी शहीदी की चर्चा न करके प्रधानमंत्री जी ने फिर वहां भी बताया कि उनके मुंह में खून लगा हुआ है, क्योंकि वो कहना चाह रहे थे कि मेरे मुंह में खून लग गया है, लेकिन उन्होंने नाम दूसरी पार्टी का लिया। और फिर मुझे लगा कि नहीं, प्रधानमंत्री जी गलत नहीं कर रहे हैं। सुभ्रांशु राय, प्रधानमंत्री जी का इतिहास 2002 के गुजरात, अब सुनो ना, बस सवाल तो सुनो। का संबंध खून से ही है भाई। जब आप ये कह रहे हैं, जब कल ये कहा गया कि हिंदू हिंसक है, तो वो क्या था? सच था? कहाँ कहा गया? भारतीय जनता पार्टी को हिंदू का पेटेंट समझ रखा है आपने, नरेंद्र मोदी जी को आपने हिंदू का पेटेंट समझ रखा है। कहाँ कहा गया? किसको कहा था? किसको कहा था, ये तो बताओ। एक मिनट नीरज जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और आपको चैलेंज करूंगा, 30 सेकंड का वो फुटेज दिखाइए। सुनो ना मेरी बात तो सुनो। अरे दादा, बात, सवाल, सुभ्रांशु भाई सवाल सुना करो।
अगर आपने या राहुल गांधी ने, आपने नहीं मतलब राहुल गांधी ने अगर ये भी कहा कि भाजपा वाले हिंदू हिंसक है, ये कहा कि नहीं कहा, आरएसएस वाले हिंदू हिंसक हैं, तो कहाँ है ये, कहाँ है बताओ भैया? तो क्या, एक मिनट, इसमें बुराई क्या है? अच्छा, पिछले 10 सालों में जितनी मॉब लिंचिंग हुई कि आप भीड़ को मार रहे हो, आप जोर से बोल रहे हो जैसे आप एक आपराधिक घटना से पूरे 10, 20, 50 करोड़ लोगों को हिंसक बता देंगे? नीरज जी एक मिनट रुकिए ना। भारतीय जनता पार्टी को 10, 20, 50 करोड़ लोगों ने वोट नहीं दिया। उनके पास एक चंद वर्ग है जो आपको सुबह सुबह सोशल मीडिया पे दूसरों को गाली देता हुआ नजर आता है और वो दूसरों को उनके धर्म के बारे में शिक्षा देता है। सनातन हिंदुत्व ये कभी नहीं सिखाता कि हम किसी को गाली दें। ये टेलीविजन और अखबारों के समाचार सुर्खियों में रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक उनके झंडे के साथ और मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम को जोर जोर से जय श्री राम करके उन्होंने लिंचिंग करी है। ये आपकी लाइब्रेरी में दर्ज है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की ठेकेदार नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी स्वयं को अगर कहे कि हम ब्रह्मासी द्वितीया निकली तो उसको गलतफहमी है। मैं हिंदू हूं, मैं सनातन हूं, लेकिन मैं उस तरह की लिंचिंग नहीं करता। मैं अभी जफर से जवाब लेता हूँ। दूसरी बात आपने कही भेल सेल गेल रेल सब बेच डाला, क्या बेचा जरा बताओ मेरे को। भैया डिसइन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? अरे बेचा, हाँ वो मेरे को मालूम है, बेचा क्या तो बताओ। मान्य रुक तो जाइए। पूरे हिंदुस्तान के साथ एक पंचलाइन जुड़ी होती थी, जीवन के साथ भी जीवन की बात ही। LIC भारतीय जीवन बीमा निगम। पिछले साल भी हमने रेलवे का LIC का डिसइन्वेस्टमेंट देखा। ये क्या है भैया? गांव पे हमने सुना था LIC बिक गई क्या? बिक गई LIC? सुनिए ना नीरज जी, एक मिनट रुकिए ना नीरज जी, भाषाओं में जाते हैं। गांव पे हमने सुना था कर्जा लेकर घी पीना। ये डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? अगर ये डिसइन्वेस्टमेंट बिकना नहीं है, एक मिनट रुके, अगर आप कह रहे हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट बिकना नहीं है तो ये जो 16 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी के मित्रों का लोन राइट अप हुआ है वो क्या है? वो कर्जा माफी नहीं है? सुब्रांश, अरे मैं तो ये कह रहा हूँ फैक्चुअली करेक्ट रहना चाहिए। ये जिसको आप कह रहे हैं बिकना, ये गलत है सर। ये नहीं ये गलत नहीं है। ये डाइवर्समेंट नहीं कहा जाता इसको। नहीं ये सुनिए हमने ये किसको बेच दिया मुझे बताओ ना आप। अच्छा एक मिनट, हमें बात तो सुन लो महाराज। मैं आपकी मदद ही कर रहा हूँ कि आप आगे किसी और डिबेट में जाएंगे तो ये बात नहीं कहेंगे। नहीं आप मदद मत करिए। नहीं सुनिए ना सर, मदद फैक्ट के तौर पे 2014 से पहले इस देश में कितनी लिस्टेड कंपनी थी सरकारी, बताओ मेरे को आप। स्टेट बैंक की लिस्टिंग कब हुई थी? एक मिनट पहले नीरज जी 3 बातें मेरी ध्यान से सुनिए। सुनाओ। मैंने अपने 40 साल की उम्र में भारतीय रेल देखा था। पिछले 7 सालों से 6 सालों से मुझे अडानी रेल देखने को मिल रहा है। ये साक्षात उदाहरण। कैसे? एक मिनट, अरे नीरज जी प्लीज अब सुनिए ना भाई, रुके, थोड़ा फैक्चुअली करेक्ट आपको भी मैं कर देता हूँ। कैसे अडानी रेल, मुझे ये तो बताओ ना आप। अरे भाई सुन तो लीजिए मान्यवर। अगर आप हवाई जहाज से चलने वाले, आपको क्या पता कि मालगाड़ी के ऊपर बड़ी मोटी अक्षरों में उनके हर डब्बों पे अडानी रेल लिखा हुआ है। अरे दादा, अच्छा सुनो, अब इसमें हमारी आपकी फिर बहुत लंबी चर्चा होगी। मैं जफर जी को लेके आता हूँ। जैसे एक आपने कहा कि मालगाड़ी के वो जो वैगन्स होते हैं उसमें अडानी लिखा हुआ। उदाहरण दूंगा मैं, सुनिए, मैं बिकने के साक्षात उदाहरण दूंगा। जिन एयरपोर्टों पे कभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारत सरकार लिखा जाता था, वहां पे एंट्री करने के 2 मिनट के सफर का 400 रुपया लिया जाता और वहां अडानी एयरपोर्ट लिखा जाता है। प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट और बेचने का इससे दूसरा बड़ा और नजरिया क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? एक बात बताइए। सुनो दादा, आप, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो बातें सही कह रहे हो आप उसका जवाब मैं इनसे लूंगा, लेकिन जहां पे आपको फंस रहे हो वहां पे मत बोलो। अब मैं जफर की बात चल रहा हूँ सर। अरे दादा सुन लो ना, जफर को मौका देंगे ना। आप ही दोनों लोगों को करना, मुझे थोड़ी करना है। जफर भाई 2 पॉइंट पे कि सरकार जो है गलत आरोप लगा रही है। झूठ तो आप लोग बोल रहे हैं। इतने सारे वादे किए, सब जुमले थे। और हिंदू समाज हिंसक है, वो उन्होंने पूरे हिंदू समाज के लिए नहीं, आपके लिए कहा है। देखिए, पहली बात तो डाइवेस्टमेंट के बारे में थोड़ी से सुब्रांश भाई को जानकारी हो तो अच्छा हो। LIC को बेचा नहीं, LIC का वैल्यू क्रिएशन किया है। आज जिस लेवल पे LIC का वैल्यू जो हुआ है और देश के, और पिछले जब आपकी सरकार थी उस वक्त जो पूरे पब्लिक सेक्टर के जो वैल्यू थी वो बिल्कुल जमीन में थी। लिस्टिंग तो आप लोगों ने कराई थी। जैसे LIC आज लिस्टिंग हुई है, वैसे पहले आपके समय में लिस्टिंग हुई थी कंपनियां, तो क्या बेच दिया था सारी कंपनियों को? तो हमने जब लिस्टिंग की, आपके लिस्टिंग की हुई, उसका वैल्यू नहीं ठीक से निखर के आ रहा था, तो हमारे समय में हमने उसको, जिसको आप बंद करवाना चाहते थे, हम उसको उस पूरे, चाहे HAL हो, चाहे BEL हो, चाहे बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिसको आप चाहते थे कि बंद करवा दिया जाए, हम उसको
और अच्छे से चलाया। और आज देखिए पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन जरा देखिए, जो वैल्यू जो क्रिएट हुई है जो पब्लिक सेक्टर की, वो अपने आप में मिसाल है। आप हमें और आपको बोलने की जरूरत नहीं है, गूगल कीजिए, देखिए कि वैल्यू क्रिएटेड ड्यूरिंग लास्ट 10 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट, पीएसयू की वैल्यू क्या क्रिएट हुई, तो आपको अंदाज हो जाएगा कि किस तरह से होगा। चाहे कोई भी पीएसयू को उठा के देखिए, चाहे बैंक को उठा के देखिए, सबकी मिल्कियत बढ़ी है और लिस्टिंग आपके समय हुआ है। वैल्यू क्रिएट कराने का काम हमने किया है। पहली बात आपकी जानकारी में बता दे रहा हूं, इसको आप अगली बार से कहीं बेचने का नाम मत दिया कीजिए, वरना आप खुद फंसेंगे, इसलिए कि बेचने का काम हमने वही किया जो आपने LIC, आप कॉन्कॉर्ड किया, आप BEL किया, आप जो है HAL किया, आपने बहुत सारे ऐसी कंपनियों को लिस्ट किया, हमने भी थोड़ा लिस्ट किया भाई, थोड़ा सा स्टेक सेल किया, उसका पब्लिक को दिया, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को दिया, और उसकी जो ये वाला छोड़ो, अब ये वाला मामला सेटल है। अभी मेरे को बताओ हिंदुओं के बारे में जो राहुल गांधी ने कहा और जो प्रधानमंत्री ने कहा, उस पर बताइए आप। अरे देखिए, राहुल गांधी जी जो है ना, उनको अभी नशा है, नशा थोड़ा दिन में खत्म हो जाएगा। वो जिस तरह के नशे में है, वो नशा थोड़ा दिन में खत्म हो जाएगा। जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उनको लग रहा है एग्रेशन से, आज पीएम के स्पीच के बाद वो डिप्रेशन में चले गए। कल एग्रेशन दिखा रहे थे, आज डिप्रेशन में होंगे फॉर श्योर। लेकिन पीएम साहब ने एक एक छोटी छोटी चीजों को सही तरीके से उनको एक्सपोज करते हुए, पूरे और जो विपक्ष को एक्सपोज करते हुए देश की जनता के सामने पार्लियामेंट के पटल पे रखी बातें। लेकिन हकीकत क्या है, राहुल गांधी जी के पता नहीं कौन लिखने वाले हैं स्पीच। वो इस पूरे समाज के हर वर्ग को छोड़ के हिंदू वर्ग को वो अपमानित करना चाहते हैं। बार बार उनका आज का ये पार्लियामेंट में भाषण दिया, पार्लियामेंट के बाहर भी भाषण दिया। लेकिन हिंदू समाज भी तो समझ रहा है ना कि राहुल गांधी जो है वो अभी इस नशे में है और इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह की भाषणों को और इस तरह की जो बेतुकी बातों को जाहिर है और उसकी निंदा करेगी, कंडेम करेगी और देश की जनता तक लेके जाएगी। और इनको इसके सिर्फ स्पष्टीकरण से नहीं कि हमने इनको बोला, उनको हिंदू समाज बोला है, और हिंदू समाज के बारे में जब बोला है तो जाहिर है हिंदू समाज उनको सही से जवाब देगा। भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को आगे लड़ाएगी। सुब्रांश से जवाब लेंगे, सुब्रांश इशारा कर रहे हैं, बताइए सुब्रांश। 3 बातें हैं। इन्होंने बड़ा एक अच्छा वर्ड यूज किया, वैल्यू क्रिएशन। बिल्कुल मान्य, और आपने वैल्यू क्रिएशन किया, तभी 35,000 रुपए का जो स्कूटर था वो 1,15,000 का बिकने लगा। ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का वैल्यू क्रिएशन है। दूसरा है, आपने बड़ा सुंदर सा जिक्र किया बैंकों का। सर, कांग्रेस के राजकाज में ना बैंकों की सारी ट्रांजैक्शन फ्री होती थी, आपके राजकाज में सब चार्जेबल हो गए। आम आदमी के पॉकेट पर लोड डाल के आपने वैल्यू क्रिएशन किया। और तीसरा, आपने बड़ा अच्छा इंग्लिश का एक वर्ड यूज किया, क्योंकि आप बैंकर रहे हैं। हमने स्टेक सेल किया लेकिन बेचा नहीं है। स्टेक सेल करना बेचना नहीं होता जफर इस्लाम जी। स्टेक सेल करना जो होता है उसको बेचना नहीं कहते, उसको आपकी भाषा में दीनदयाल योजना कहते हैं। चलिए, अब चौथी इंपॉर्टेंट बात, आपने चूंकि हिंदू और हिंदुत्व पर जिक्र कर ही दिया, मान्यवर नरेंद्र मोदी जी को एक बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही नरेंद्र मोदी है। भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद ही नरेंद्र मोदी है, क्योंकि हमेशा नरेंद्र मोदी जी हर चुनावी भाषण में कहते हैं, आप इनको नहीं जिता रहे हो, मुझे जिता रहे हो। नरेंद्र मोदी जी और उनके चंद समर्थकों ने और उनके चंद ट्रोलर्स ने जो हिंदू धर्म और सनातन का अपमान समाज के सामने किया है, मॉब लिंचिंग के नाम पे, लोगों को गाली गलौज देने के नाम पे, बेटियों का अपमान करने के नाम पे, इसके लिए आपको साष्टांग माफी मांगनी पड़ेगी पूरे समाज से, और समाज के साथ साथ हमारे भगवान से भी। या तो आप राम से माफी मांगिए और शिव से माफी मांगिए। कल पहली बार हुआ कि सनातनी जो आप बार बार कहते हैं हम हिंदुत्व के ठेकेदार, हम हिंदू धर्म के ठेकेदार, कल पार्लियामेंट में आपको महादेव की फोटो दिखाने में आपको दिक्कत हो गई। शिव से आपको इतनी नफरत, क्या भैया, क्या कारण है भारतीय जनता पार्टी के शिव से नफरत का? अभी आपका भ्रष्टाचार है, सुब्रांश, अब छोटा छोटा रखो भाई, नहीं तो फिर दूसरे मेहमान के पास कब जाऊंगा, अभी सुनील जी के पास जाना है। छोटा जफर जवाब। देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा सिर्फ इनको कि फिर से ये गलत बात कर रहे थे। अरे स्टेक सेल, अरे भैया थोड़ा जानकारी लेकर हो ना तो समझ में आएगा। सुब्राज भाई क्यों अननेसेसरी का बात करते? यहाँ कोई ऑफर फॉर सेल नहीं हो रहा था। यहाँ नया पैसा जो है पार्टी के इसमें कंपनी के अंदर में आया। जब आप नए पैसे जो आईपीओ करते हैं, नए लोग अपने पैसा डालते हैं इसमें, आपका परसेंटेज कम होता है, लेकिन कंपनी में पैसा एक्स्ट्रा आता है, हायर वैल्यूएशन। तो कोई स्टेक सेल नहीं हो रहा था, ये मैं आपको समझिए। डाइल्यूशन होता है इसलिए कि आप पैसा लेके बाहर। सुनिए एक मिनट,
दूसरी बात कि ये सिलसिला अगर आप कहते हैं कि चलो LIC का IPO किया इसने, बट आपके जितने भी लिस्टेड कंपनी है, जितनी भी CPS जो है, जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, वो तो आपके समय में लिस्ट हुई है। हमने तो एक ही 2 लिस्ट किया है, सब तो लिस्टिंग आपके समय में हुई है। उसको ध्यान रखिएगा बिफोर आप यू मेक दिस काइंड ऑफ कमेंट। दूसरी बात कह रहे हैं, देखिए हमें जिस तरह से ये राहुल गांधी जी जिस एग्रेशन में धर्म को गाली देने का, हिंदू धर्म को गाली देने का काम कर रहे थे, कोई भी सनातनी हो या आम नागरिक हो, किसी और समाज का हो, किसी और धर्म का हो, किसी और पूजा पद्धति का हो, किसी भी और में आस्था रखता हो, उसको ये बात अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए कि जिस तरह से धर्म को जो कटघरे में, हिंदू धर्म को कटघरे में रख के जो उन्होंने उसको हिंसक कहा, वो कोई भी हिंदू को अच्छा नहीं लगेगा। और मेरे ख्याल से उनको भी इस बात का एहसास होगा। वो पूरे देश की जनता से माफी मांगे, उनकी अपनी जो गलतियां उसको माफी मांगे, और अपने प्रवक्ताओं को कहें कि सबसे पहले आके जो क्षमा जो है देश की जनता से मांगो, और हमने जो गलती की उसके लिए क्षमा मांगो। बस इतना तो मैं कह रहा हूँ। जी ठीक है जफर, अब मैं शुभ्रांश आप भी रुकिए, सुनील जी के पास जाते हैं। अच्छा शुभ्रांश जी का फ्रेम थोड़ा टाइट करो, बहुत दूर दिख रहा है तो उनका हेडरूम कम है, उसको थोड़ा फ्रेम टाइट करिए, तब तक मैं सुनील जी के पास जाता हूँ। सुनील जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जी नीरज जी, हिंदू समाज का अपमान संयोग है या प्रयोग है, ये हिंदुओं को भी सोचना होगा। और चुनाव के दौरान ये कहा गया कि अगर मेरे मन मुताबिक परिणाम नहीं आए तो देश में आग लग जाएगी। बहुत गंभीर बात कही उन्होंने। और एक तीसरी बात जो जोड़ दो, फिर आप जवाब दीजिएगा, कि कांग्रेस जो इतना उछल रही है, दरअसल वो अपने सहयोगियों के दम पे जीती है। क्रेडिट गोज टू यू, बोलिए। चलिए धन्यवाद नीरज जी। मैं क्योंकि डिबेट में सबसे पहले उत्तर प्रदेश की हाथरस की उस घटना का जिक्र करूंगा जिसमें भगदड़ में बहुत लोगों की मौत हो गई है, तो उन परिजनों के प्रति हमारा संवेदनाएं हैं। और जो घायल हैं, हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं और आपके कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से भी अपील करते हैं कि उनकी हर हाल में व्यवस्था हो, इलाज का इंतजाम हो। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, प्रधानमंत्री जी, हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम आज सच बोलेंगे और 10 साल के अपने वादे और अपनी उपलब्धियों पर बोलेंगे। हम लोग तो ये भी उम्मीद कर रहे थे कि वो अग्निवीर पर विस्तार से रखेंगे कि आखिर अग्निवीर शहीद होता है तो वो शहीद क्यों नहीं कहलाता है। नोटबंदी के फायदे गिनाएंगे, GST के फायदे गिनाएंगे, बढ़ती महंगाई पर बोलेंगे, बेरोजगारी पर बोलेंगे, 2 करोड़ रोजगार पर बोलेंगे, भ्रष्टाचार पर बोलेंगे, पुरानी पेंशन पर बोलेंगे, आरक्षण और नौकरी पर बोलेंगे, और पेपर लीक पर थोड़ा सा बोले और बोल करके निकल गए। देखिए, हम आपके कार्यक्रम के माध्यम से नीरज जी एक बात कह सकते हैं, आदरणीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं है। अगर राहुल गांधी जी ने यह कहा है कि वो जो अपने को हिंदू समझते हैं और हिंसक में भरोसा रखते हैं, नफरत में भरोसा रखते हैं, बंटवारे में भरोसा रखते हैं, वो असली हिंदू नहीं है। कहावत क्या है नीरज जी, चोर की दाढ़ी में तिनका। क्योंकि बीजेपी की दाढ़ी में तिनका था तो बीजेपी को बुरा लग गया, RSS के लोगों को बुरा लग गया। लेकिन ये बताइए, अयोध्या से लेकर एयरपोर्ट तक का भ्रष्टाचार बीजेपी को नहीं दिख रहा है? सड़क से लेकर के गिरते हुए पुल का भ्रष्टाचार बीजेपी को नहीं दिख रहा है? बीजेपी अभी भी, जब आप अयोध्या की सीट हार गए, चित्रकूट की सीट हार गए, श्रावस्ती गौतम बुद्ध की नगरी की सीट हार गए, उसके बावजूद भी अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि देश में हिंदू मुसलमान पर बहस हो। तो हिंदू मुसलमान पर बहस होकर के नीरज जी हम आप कर लें, पार्लियामेंट में हो जाए, विधानसभा में हो जाए, गली चौराहे पर हो जाए, ना तो हम आप बढ़ने जा रहे हैं, ना देश बढ़ने जा रहा है, ना समाज बढ़ने जा रहा है। हम विपक्ष में हैं। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सरकार पर नजर रखे। विपक्ष सरकार का आईना है। अगर जनता जनार्दन ने NDA को सरकार चलाने का
मौका दिया है, अवसर दिया है, अपना प्यार आशीर्वाद दिया है, तो हम लोगों को भी विपक्ष में बैठ करके सरकार पर नज़र रखने का कि सरकार कहीं भेदभाव तो नहीं कर रही, सरकार किसी का आरक्षण तो नहीं छीन रही, सरकार किसानों पर लाठी तो नहीं चला रही, काले कानून ला करके वो अपने उद्योगपतियों की मदद तो नहीं कर रही। सरकार देश के 140 करोड़ लोगों के लिए काम कर रही है या 23 या 24 उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, इसकी नजर रखने की जिम्मेदारी जनता ने विपक्ष को दिया है। हाँ, मैं एक बात स्वीकार करता हूं कि जोर जोर चिल्ला देने से सच नहीं छिप जाता है। सच तो प्रधानमंत्री जी के सामने आ गया। प्रधानमंत्री जी ने बड़ी कोशिश की है कि वो पिछले 10 साल जैसे वाले प्रधानमंत्री जी दिखें, सीना ठोक के, उंगली उठा करके, लेकिन वो कॉन्फिडेंस था नहीं, क्योंकि जब वो भी सोते हैं तो जगते वक्त एक बार क्लियर करते होंगे कि अभी सरकार है, ये चली गई। तो हम तो एक केवल ये उम्मीद कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण से कि आज कम से कम जब पेपर लीक, और पेपर ही लीक नहीं हो रहा, अब तो उत्तर प्रदेश की घटना देख लीजिए, कॉपी भी लीक हो रही, और हम उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी अगली जो परीक्षाएं कराने जा रही है वो भी फिक्स कर लिया होगा। तो ये जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो बेचते नहीं हैं, गिरवी रखते हैं, गिरवी रखने वाले लोग अपने को राष्ट्रवादी लोग कहते हैं। हम आपके कार्यक्रम के माध्यम से जानना चाहते हैं जी, सुनील देश जी। के सारे भ्रष्टाचारी कहां हैं? भारतीय जनता पार्टी में है कि नहीं है? तो आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है? अगर कोई भ्रष्टाचारी, आप सवाल खड़ा करते हैं प्रधानमंत्री जी और सरकार की, ये भ्रष्टाचारी ईडी सीबीआई, और वो दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पट्टा डाल लेता, वो कहता हम बीजेपी में हो गए। क्लियर, ईडी की जरूरत नहीं, सीबीआई की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं, वो ईमानदार हो गया, पाक साफ हो गया। ऐसे तो देश नहीं चलेगा जी सुनील जी, ऐसे रुकिएगा। लोकतंत्र नहीं चलेगा, ऐसी सरकार नहीं चलेगी। सतीश जी और हर्षवर्धन जी के पास चलते हैं। सतीश जी, प्रधानमंत्री जी का जवाब कैसा लगा आपको? ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार में ही है या फिर चुनाव फिर से होने वाला है उसकी कोई एक भाव भंगिमा दे रहे हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी के तेवर तो बाद में वैसे ही दिखे, आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी नजर आई, पानी थोड़ा ज़्यादा पिया और इस बार हेडफोन लगा के बोले। तो दो बात ये रही। तीसरी बात जो है, पूर्ण रूप से राजनीतिक था। बहुत सारे, देखिए राजनीति में क्या होता है कि अब किसी को आप हिंदू विरोधी कह दो, किसी को देश विरोधी कह दो, या फिर कह दो कि बीजेपी वाले ही सब मतलब क्या बोलते हैं हिंसा के पुजारी हैं। ऐसे है नहीं, ये एकदम सीधी सीधी स्ट्रीट पॉलिटिक्स टाइप की चीज़ है, ऐसा मेरा मानना है। मोटी बात क्या है, जो मैं आपसे 3 बातें मुख्य रूप से बोलना चाहता हूँ। पहला तो ये है कि जो मुझे लगा था कि ये जो प्रतिपक्ष शब्द हैं मोहन भागवत जी का, तो मुझे लगा कि अभी जो कोलिशन का वर्डिक्ट आया है तो माहौल थोड़ा ठीक होगा, लेकिन आज तो आर पार हो गया, टकराव पूरा हो गया, और मुझे लग रहा है जो पुरानी लोकसभा थी उसी की पुनरावृत्ति जैसी लग रही है। जैसा प्रधानमंत्री जी ने स्पीकर महोदय को 3 बार कहा कि आप एक्शन लीजिए, आप ऐसे नहीं चलेगा, ये आपको कठोर होना होगा, इसका अलग अलग मत लगाया जाएगा। तो ये आर पार टकराव की स्थिति हो गई है। नंबर 1, जो बदलाव मैंने सोचा था। दूसरी बात, जो विपक्षी पार्टियों पर खास तौर से कांग्रेस डिमोरलाइजेशन कैंपेन जो प्रधानमंत्री जी का था, तुमसे ना हो पाएगा, मौसी और 99 और क्या कहते हैं 99/543 वगैरह वगैरह, एकदम सिंगल पॉइंट था, और परजीवी कांग्रेस, ये एक डिमोरलाइजेशन कैंपेन था। लेकिन इसमें एक एहसास था कि कुछ तो बदला है, कुछ तो बदला है, कुछ का एहसास है। लेकिन जो बात जो महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री जी ने कही, वो बहुत मेरे हिसाब से मेरे माथे में ये जरूर गया है कि ये लोग अराजकता फैला रहे हैं, आर्थिक अराजकता, झूठ बता रहे हैं, और इस पर जो है ये इनको देश माफ़ नहीं करेगा। ये इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि क्या है अराजकता, नहीं है। भाई, अगर किसी ने ये तो नहीं कहा था कि आग लगा देने के लिए, मैं फैक्चुअल बात पे आ रहा हूँ, क्योंकि ऐसा माहौल चुनाव के दौरान बना कि पता नहीं कौन सा चुनाव हो रहा है, कैसा क्या हो रहा है, अविश्वास जैसा माहौल था।
तो उसमें ऐसी बात नहीं। तो सीधे सीधे ये राजनीतिक है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कि अब कब चुनाव हो कि कैसे होगा। बहुत सामान्य स्थिति हम महसूस कर रहे थे अब से कुछ की हो जाएगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, असामान्य हो चुका है। फिर से मैं कहता हूं, हिंदू का जहां तक सवाल है मैं जरूर बात कहूंगा। देखिए, ये किसी से छुपा न हुआ है, छुपा हुआ नहीं है कि अगर विवेकानंद जी के भाषण को हम लोग देख लें 1893 वाला, उनके शब्द को देखें तो आपको पता लग जाएगा कि क्या है, पहली बात। दूसरी बात ये भी कि कोई हिंदू विरोधी है क्या, या कोई आप अपीजमेंट का आरोप लगा सकते हैं कि हाँ आरोप लगाइए कि अपीजमेंट होता है और सब वोट के लिए करते हैं। कोई मेजॉरिटी अपीजमेंट करता है, कोई माइनॉरिटी अपीजमेंट करता है, लेकिन तो सीधे सीधे ये कुर्सी के पोस्ट आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स में, नॉन आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स में, ये सिर्फ एक दूसरे को सहमत देने की बात है। तो मैंने पूरा जो विश्लेषण किया वो यही कहा लगा कि फिर से जो है ये जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूं, तो कौन कह रहा है कि डरने वाले हैं, उनको कहना पड़ रहा है। तो स्थितियां जो है थोड़ा सा एहसास भी है जी। और प्रधानमंत्री जी मैंने तो ये भी देखा है कि अपने साइड वाली बात को थोड़ा पीछे करके वो दूसरे में गोल मारते हैं, उनकी कमियों को निकाल के, जिसमें विरोधाभास भी रहता है, चाहे आप किसी मुद्दे पर ले लीजिए। जी, 2-2.5 घंटे का भाषण था, उसमें शुरू में 1.5 घंटे तो वो अपनी ही बात कर रहे थे सतीश जी, कि 10 साल में क्या क्या किया, पूरा गिना ही रहे थे वो। बहुत लोग तो ट्विटर पे लिख रहे थे कि अपना वो घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं, अब कब आएंगे वो तय में कि उस तक जवाब देंगे, वो तो बहुत बाद में लोगों ने किया। तो उसमें ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ा उन्होंने, बहुत लंबा भाषण था और सब कुछ उन्होंने रखा है। हर्षवर्धन जी, देखिए ये डिबेट बड़ी शांतिप्रिय चल रही है, मुझे ऐसी डिबेट अच्छी लगती है, लेकिन महत्वपूर्ण 2-3 पॉइंट हैं जिस पे देश को गौर करना पड़ेगा। जब ये बात कही जा रही है कि हिंदू समाज का जो अपमान है वो संयोग या प्रयोग है, हिंदू समाज को सोचना होगा, राजनीतिक अराजकता की स्थिति बन सकती है, बन रही है, और झूठ की राजनीति के आधार पर विपक्ष काम कर रहा है। आर्थिक तीनों बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट हैं जो आज की स्पीच में कहे गए। इनका दूरगामी असर हो सकता है, नहीं हो सकता है, आपका क्या विश्लेषण कर रहे हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि एक तो ये जनादेश से तय हो गया है कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष, उन दोनों को जो जनता ने आदेश दिया है, जो शक्ति देकर भेजी है, दोनों उसका उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बल्कि कहें तो अब ज्यादा करें। एक जो थोड़ी सी उम्मीद लग रही थी कि क्या कुछ थोड़ा सा मेल जोल बढ़ेगा क्या, अब आज के बाद वो और ध्वस्त, लेकिन उसके ध्वस्त होने की शुरुआत पहले ही हो गई, क्योंकि चुनाव मतलब अभियान के बाद चुनाव समाप्त हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप पूरी बातें सुनिए, पूरे भाषण सुनिए। चुनाव अभियान समाप्त होने के बाद वो उस मोड से बाहर थे। उन्होंने जो बातचीत दी कि सब कुछ किया, लेकिन जिस दिन 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू हुआ तो विपक्ष ने क्या किया? विपक्षी नेता संविधान की कॉपी हाथ में लेकर आए। अब सवाल यह है कि क्या संविधान की कॉपी लेकर हाथ में उस दिन जाने की कोई वजह थी? इसका जवाब है नहीं। एक झूठ चुनाव के वक्त था कि संविधान खत्म हो जाएगा। पहले भी लोग कहते, 19 में भी कहते थे कि 24 में भी चुनाव नहीं होगा, मोदी जीत जाएंगे, तो जबकि उस वक्त भी मोदी के नंबर 353 एनडीए के थे और सहयोगी लेके और ज्यादा थे। विपक्ष को उसमें लाभ मिला, विपक्ष को संविधान और आरक्षण वाले नैरेटिव में लाभ मिला, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। वहां तक भी चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद आप देखिए तो प्रोटेम स्पीकर हो, और जब डिवीजन की नौबत आई तो विपक्ष उस पर पीछे चला गया। जयराम रमेश कह रहे हैं हमने डिवीजन मांगा ही नहीं। भाई, जब आपको डिवीजन मांगना ही नहीं था तो फिर स्पीकर का चुनाव क्यों नहीं कराया? अब विपक्ष कहता है कि हमको डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया इसलिए हमने किया। तो एक तरह से पूरी भूमिका उसी वक्त तैयार हो गई। लेकिन कल जो राहुल गांधी ने किया, मुझे लगता है कि ये निश्चित तौर पर किसी भी नेता प्रतिपक्ष के लिए बेहद शर्मनाक है। कोई नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर इतना तथ्य से अलग हटकर भाषण किया हो, मेरे ध्यान में नहीं। अगर किसी के ध्यान में हो तो बताएंगे कि, क्योंकि और समय की डिबेट अलग होती है। फिर मैं कह रहा हूं कि और समय में डिबेट होती है, बोलते हैं नेता, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रयास ये होता है कि आप चुटकी लेते हैं, आप सरकार पर तंज कसते हैं, उनके काम पर बोलते हैं।
लेकिन एकदम से अलग पॉलिटिकल रैली नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने कल वो काम किया। और देखिए नीरज जी, ये हम लोग कहेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता अपना बचाव करेंगे, दूसरे लोग अपनी बात करेंगे, कहेंगे कि सब हिंदू की ठेकेदारी है क्या। लेकिन अभी मैं इसी बहस में कहूं कि ये जो आवाज अड्डा शो है, इसमें बड़ी कम्युनल बातचीत होती है। बड़े सब बदमाश लोग हैं, बड़े सब एकदम स्तरहीन लोग हैं, या मैं किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर कहूं कि फलाना जी स्तरहीन, दोनों में फर्क हो जाएगा ना। अगर मेरे ऊपर कोई टिप्पणी करनी है तो शुभ्रांश राय को ये बोलना पड़ेगा कि हर्षवर्धन त्रिपाठी की ये बात मुझे नहीं ठीक लगी, लेकिन वो कहें कि ना इस बहस में जितने लोग सब बड़े खराब। राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर इस देश के हिंदुओं को अपमानित किया, हिंसक कहा, असत्य बोलने वाले कहा, नफरती कहा। और ये आज से नहीं शुरू हुआ। राहुल गांधी का एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। लंबे समय के बाद, भले ही प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो अपने सहयोगी दलों के साथ आए, अखिलेश यादव को प्रशंसा करता हूं, कह रहा हूं कि बहुत शानदार रणनीति चली और अखिलेश यादव क्लियर विनर है। लेकिन राहुल गांधी जो जीत हासिल कर रहे हैं उसकी तरफ ध्यान देना हो। कर्नाटक के चुनाव में पीएफआई पर बैन लगा था, कांग्रेस ने कहा हम बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे। आज तक प्रतिबंध लगाया क्या? नहीं लगाया, क्योंकि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के लिए कुछ था नहीं। लेकिन पीएफआई पर प्रतिबंध लगा है, इसलिए मुसलमानों को संदेश देना है कि हम बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे। उसके बाद आप तेलंगाना का चुनाव देखिए, कर्नाटक और तेलंगाना दोनों को विंडो बुलाइए, शुभ्रांश को इनको लाइए। खत्म कर नीरज जी, हाँ, करिए खत्म करिए। मुस्लिम वोट बैंक उनका पक्का हो चुका। उसके बाद उन्होंने खांटी जाति की राजनीति की, हिंदुओं में जाति विभाजन कराया। और उनको ये दिख रहा है कि अगर हिंदुओं पर टिप्पणी करें, राम मंदिर पर टिप्पणी करें, काशी विश्वनाथ धाम पर टिप्पणी करें, कुछ भी कहें, उसका कोई उन्हें बुरा परिणाम नहीं हुआ। राजनीति में लाभ जहां होती है वो करते हैं। आज नरेंद्र मोदी ने उसी का शब्दशः जवाब दिया है। और जहां तक रही अराजकता की बात, अराजकता ये नहीं तो और क्या है कि आप ईवीएम से चुनाव जीतते हैं, दो जगह सांसद बनते हैं और ईवीएम पर सवाल खड़ा करते हैं, कहते हैं अगर कुछ हो गया तो उसके लिए तैयार रहिएगा। अराजकता यही करते हैं। हर्षवर्धन, एक मिनट को ना, चूंकि बहुत गंभीर विषय है और इस पर जवाब दीजिए। शुभ्रांश, जवाब दीजिए आप हर्षवर्धन जी जो कह रहे हैं। हाँ, देखिए, तीन बड़ी बातें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा तो ये है कि अगर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को लगता है कि व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी 110 करोड़ हिंदू हैं, तो जी हाँ, उन्होंने नरेंद्र मोदी को कहा। आप स्पष्ट सुन लीजिए अगर आपको लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि वो नहीं है। नरेंद्र मोदी एक इंडिविजुअल व्यक्ति का नाम, वो एक पार्टी की विचारधारा को चलाते हैं और उनके पार्टी के समर्थक जो हैं वो लिंचिंग जैसी घटनाओं में पाए जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी लोगों को कपड़ों से पहचानते हैं, एक बात ये। दूसरी बात ये, प्रभु राम का मंदिर अगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार में छू रहा है, तो मैं हिंदू होने के नाते ये सवाल करूंगा कि मेरे भगवान राम को नरेंद्र मोदी जी ने छला है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने कहा कि राहुल जी ने कल तथ्यों से परे बात करी। भैया, सांसद जो चुनकर गया है, विपक्ष के लोग पार्लियामेंट में हंसी मजाक और ठिठोले की चुटकारी करने गए हैं। इस देश में 24 लाख युवाओं का जिनको डॉक्टर बनना था, उनके भविष्य के साथ नरेंद्र मोदी जी ने नकल में, निट में मजाक कर दिया। अगर आपका बच्चा डॉक्टरी का एग्जाम दे रहा होता या हम में से किसी का दे रहा होता तो हमको फर्क पड़ता। और आप कह रहे तथ्यों से परे हम बात कर रहे हैं। हमारे देश के स्वास्थ्य को नरेंद्र मोदी जी ने अंधेरे में डाल दिया और आप कह रहे तथ्यों से परे बात कर रहे हैं। मतलब कहते हुए भी आपकी जुबान नहीं रुक रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप कह रहे हैं हमारे देश का, मां भारती का कोई भी लाल हमारी देश की सुरक्षा में अगर सुरक्षा करते करते शहीद होता है और उस अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है, और आप कह रहे हैं तथ्यों से परे होकर बात कर रहे हैं। आपका बेटा बेटा और मेरा बेटा बेटा नहीं, यह है आपका तथ्यों वाली बात। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कल आपने कहा हिंदुस्तान का अंग है मणिपुर, हिंदुस्तान का अंग है गुजरात, हिंदुस्तान का अंग है उत्तर प्रदेश। भ्रष्टाचार जो है, मोरबी का पुल गुजरात में गिरा, अयोध्या रामपथ का भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में हुआ। लेकिन अगर दो समुदायों में, कोकी और मैती के अंदर खून खराबा हो रहा है, तो हेड ऑफ द फैमिली नरेंद्र मोदी हैं। घर के मुखिया का नाम नरेंद्र मोदी है, उनकी जिम्मेदारी है उस खून खराबा। छोटा शुभ्रांश जी, आप बिना नोट बनाते रहे तो 15-20 लाइन का सुनील जी के पास कैसे जाऊंगा। और इंपॉर्टेंट बात, आपने जो कहा झूठ की राजनीति, बिल्कुल झूठ की राजनीति बंद होना चाहिए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी।
आज आप भूल गए शायद। हर्षवर्धन जी के पास जाऊं, 30 सेकंड का जवाब चाहिए हर्षवर्धन जी, उसके बाद सुनील जी के पास। 5 सेकंड। अरे 5 का इतनी देर से आप बोल रहे हो, मतलब सुनील जी के साथ अन्याय मत करो। उनके पास एक बार गया सिर्फ। रुको उत्तर प्रदेश के चुनाव में होली और दिवाली में गैस सिलेंडर। सुब्रांश जी पॉइंट टेकन। अभी 30 सेकंड हर्षवर्धन जी, उसके बाद सुनील जी। हर्षवर्धन जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं तथ्यों में तो बात कर रहे हैं हम, नीट वगैरह पे। देखिए बढ़िया है, सुब्रांश उत्साही युवा प्रवक्ता है कांग्रेस के, लेकिन झूठ तो ये भी बोल गए कि 800 शहीद हो गए। शहीदों की लिस्ट मांगते रह गए लोग, कहीं मिली नहीं। झूठ है ये, बिल्कुल कोई नहीं मारा। कहां लाठीचार्ज हुआ, कहां गोली चली? अग्निवीर पर झूठ बोले राहुल गांधी। कहां किसको नहीं दिया गया 1 करोड़ रुपए मिला, उसके पिता ने कहा। और जब एमएसपी पर बोलते हैं, कांग्रेस ने एमएसपी को लीगल गारंटी दी थी क्या? यही अराजकता करने की कोशिश है। जो संभव नहीं है, जो चीजें जो इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकती हैं। और डिसइन्वेस्टमेंट तब होता था, स्टेक सेल तब होती थी, उसकी बात क्यों नहीं करते? मनमोहन सिंह के समय में क्या होता था? अभी तो यूपीए की सरकार 2014 तक थी ना। और फिर से मैं कह रहा हूं, तेल गेल भेल रेल बोलने में कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बड़ा अच्छा लगता है। इनमें से कोई नहीं बिकी है, अडानी की कोई रेल नहीं हो गई। और जिस HAL के लिए राहुल गांधी ने बाहर 2 यूनियन वाले बोल गए थे, जी हो गया, झूठ बोला था, वो रिकॉर्ड प्रॉफिट में है। ये झूठ बोलते हैं और झूठ बोलेंगे तो फंसेंगे। रुके सुनील जी। सुनील जी, एक बहुत गंभीर प्रश्न है जिसको आप लोग बहुत हल्के में निपटा दे रहे हैं। जिस तरह का माहौल पिछले 2-3 महीनों में बना है, चुनाव से लेकर के परिणाम तक और अभी 2-4 दिन और, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत गंभीर पोलराइजेशन हो रहा है समाज के अंदर, है ना? ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह की सुनिए सवाल सुनो, बदलाव आपको समाज में दिख भाई, रहा है? जिस तरह की बातचीत हो रही है कि अब मैं वैल्यू जजमेंट में नहीं हूँ, इसलिए आप लोग मेरे ऊपर मत चढ़ बैठिएगा। झूठ तो बहुत जगहों पे बोला जा रहा है, मैं किसी पक्ष को नहीं कह रहा हूँ। अब चूंकि भारतीय समाज में आप एक बात उछाल दीजिए, उसके बाद सफाई देते फिर आप गांव-गांव घूम के समझाइए कि भाई ऐसा नहीं हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत गजब का पोलराइजेशन हो रहा है, और इसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे मुझे नहीं पता। आपको ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखिए नीरज जी, मैं तो आपको तो निष्पक्ष मानता हूं, लेकिन अगर 10 सालों में मोदी जी का झूठ आपको झूठ नहीं लगा और विपक्ष का झूठ लग रहा है, मैं अच्छा एक मिनट, मैंने कब कहा खाली विपक्ष झूठ बोल रहा है? तो देखो ना, मैंने यही कहा था कि आप यही समस्या सुनील जी, यही मेरा प्रश्न था कि आप लोग ना एक साइड पकड़ तो आप पे गए। आरोप भी नहीं लगा रहे ना। मैं अभी दोनों साइड की बातें आपको बता सकता हूँ। हर्षवर्धन बोलिए। जी को सुन रहे थे, नहीं ठीक बात, हम हर्षवर्धन जी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा तथ्य से परे विपक्ष बोल रहा था। विपक्ष ने एक भी सवाल अगर तथ्य के परे बोला हो तो आप बता दीजिए। अच्छा, जब हम लोग जाति समीकरण सेट करते हैं तो हमको जातिवादी कह देते हैं ये लोग। अरे जाति जीत गई, धर्म हार गया। मतलब धर्म आपका है कि आपके पिताजी का है? धर्म हमारा नहीं है, हम हिंदू नहीं हैं। हम तो हर्षवर्धन से बड़े हिंदू हैं, हम बीजेपी वालों से बड़े हिंदू हैं, क्योंकि हम वो हिंदू हैं जो नफरत नहीं फैलाते, हम वो हिंदू जो झूठ नहीं बोलते, हम वो हिंदू हैं जो मंदिर के नाम पर, आस्था के नाम पर ना चंदा चोरी करते हैं, ना जमीन घोटाला करते हैं, और ना ही नफरत फैलाते हैं। तो असली हिंदू कौन हुआ? एक। दूसरी बात, ईवीएम की आई, आपने भी कहा, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने आज कहा सदन में, और इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ी पंचायत में कहा कि अगर हम 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत जाते तब भी हमको ईवीएम पर भरोसा नहीं है। हम जब जीत करके आएंगे ईवीएम से जीतेंगे और ईवीएम हटाएंगे, नहीं भरोसा। हमारे नेता ने कहा जब हम कभी जीतेंगे अग्निवीर योजना खत्म करेंगे। इनसे पूछिए, अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे अग्निवीर के शहादत नहीं बोल पाए, मरने पर 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए किसने दिया? मोदी सरकार ने दिया, रक्षा विभाग ने दिया, रक्षा मंत्रालय ने दिया, या बीमा कंपनी ने दिया? देखिए, बीजेपी के लोगों को, और हर्षवर्धन जी आप एक बात समझ लीजिए, अडानी जी देश नहीं है, ना अडानी जी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और हम नीरज जी के कार्यक्रम के माध्यम से कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी अब आप बुजुर्ग हो गए हैं, बुढ़ापे में कम से कम
140 करोड़ लोगों के लिए काम करिए, अडानी अंबानी के लिए काम करना बंद कर दीजिए, वरना पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। छोटा सा एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद लौट के आगे, ब्रेक से आगे तुरंत करेंगे। सर जफर आए आपके पास, आता ब्रेक लेते, बहुत छोटा सा ब्रेक आता तुरंत। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और चर्चा हो रही है आज प्रधानमंत्री के भाषण पे जो उन्होंने संसद में दिया, राष्ट्रपति के भाषण के संदर्भ में, और जो विपक्ष ने सवाल उठाए थे। जफर जी बोलिए। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से विपक्ष लोगों को झूठ बोल के गुमराह करने की कोशिश कर रहा है इलेक्शन के समय में और आज भी, अब वो संविधान की कॉपी लेके चलते हैं और झूठ बोलते हैं। संविधान के बारे में जो उन्होंने झूठ फैलाया पूरे देश में कि संविधान बदलेगा, हम संविधान बदलना चाहते हैं, हम संविधान को चेंज करना चाहते हैं, हम आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, क्या इसमें कोई तथ्य? आदरणीय प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि अगर बाबा साहब भी आज आ जाए तो ना तो संविधान को चेंज कर पाएंगे और ना तो कोई भी इसमें संशोधन कर पाएंगे, ना तो इसमें कोई रिजर्वेशन खत्म होगा। लेकिन पूरे देश में किस तरह से संविधान की कॉपी लेके लोगों को गुमराह करने का काम किया। आज वो झूठ नहीं था, झूठ पे आधारित इनकी जो पूरे जो क्यों प्रधानमंत्री जी का ने कहा कि अराजकता फैलाने की कोशिश थी, इसलिए कि झूठ और हर झूठ के सामने ये ऐसा लोगों को उस्काने का काम, लोगों को गुमराह करने का और वर्गलाने का काम ये पूरे इलेक्शन में करते रहे। आज हमने बार बार इस बात का जोर दिया है कि देश जो है एक ऐसी सोच के जो 60 साल इस तरह की सोच के साथ रही है जो देश को कहीं ना कहीं विभाजित करके सत्ता में काबिज रही, और हमारी एक सरकार है जो सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार है। आप जरा हमारा देखिए तो गवर्नेंस मॉडल जो वेलफेयर स्कीम का है, किसी एक भी व्यक्ति जो जिसको मिलना चाहिए था, जो एलिजिबल बेनिफिशियरी होना है, उसको नहीं मिला हो। क्या ये उनके समय में होता था? ये तो पीछे इनके लोग मार के लेके जाते हैं, उनके अकाउंट में पैसा चला जाता है, डायरेक्ट जाता है, बेनिफिट ट्रांसफर होता है। और उसमें ऐसे लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इनकी मानसिकता है, सोच है कि हमने 3 लाख करोड़ बचाया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस देश में इतने करोड़ लोग पैदा भी नहीं हुए जो यहाँ पर राशन और इसके अलग अलग जो भी इसमें जी जफर छोटा रखिएगा बेनिफिट्स के लिए, उस पूरे बेनिफिट्स में नाम जो है बेनिफिशियरी के नाम में कांग्रेस के समय में वैसे लोगों के नाम रहता था, करोड़ों करोड़ लोग का जो आज तक पैदा ही नहीं हुए। तो ये करप्शन खत्म करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उसका फायदा सीधे सीधे जो है देश की जनता को हो रहा है, तो उनको कहीं दर्द होता है। और इसीलिए देश की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को मौका दिया है। इस सेगमेंट में छोटा रखेंगे जफर भाई, सभी लोग बहुत छोटे रखेंगे। सुनील बहुत छोटा रखना है, ज्यादा लंबा नहीं, 1-1.5 मिनट। नीरज जी, हाँ जी नीरज जी, मैं केवल एक लाइन में अपनी बात रखूंगा। जफर भाई बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं। जफर भाई, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के अगर पर्यायवाची अगर 2 शब्दों में कहना हो तो आप क्या कह सकते हो? पता नहीं आप जानते कि नहीं, लेकिन देश जानता है। अगर बीजेपी का पर्यायवाची 2 शब्द में कहें तो एक है झूठ, दूसरा है भ्रष्टाचार। और आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने कहा संविधान खत्म करेंगे। फैजाबाद के आपके प्रत्याशी लल्लू सिंह और उस तरीके के 4 और बड़े नेता जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने जनता के बीच क्या कहा कि 400 पार करा दो, संविधान बदल देंगे। आरक्षण छीनने की बात आरएसएस के लोगों ने कही, आपके लोगों ने कही। उत्तर प्रदेश में हर भर्ती में आपने पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीन लिया है। आप तो छीन रहे हैं, वही हम सच बता रहे हैं। उसी पीडीए ने जब आपको पटकनी दे दी, तब वो पीडीए आपको हिंदू नहीं लगता है, वो पीडीए अब आपको जातिवादी लगता है। और मैं नीरज जी आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, आप कहेंगे कि दूसरी तरीके की बहस करने लगे। इस देश का असली हिंदू अगर कोई है तो पिछड़ा दलित आदिवासी है, जिसका नाम पीडीए है। जी ठीक। सुब्रांशु 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, ज्यादा समय नहीं है, रोक दूंगा मैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है नीरज जी कि आखिर जफर इस्लाम और उनकी पूरी पार्टी को संविधान से क्या दिक्कत। पहले आपको आजादी से पहले जब पूरा देश कांग्रेस के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन कर रहा था, तब आप अंग्रेजों के साथ खड़े थे। आज आपको संविधान से क्या दिक्कत है? क्या आपको अच्छा नहीं लगता संविधान?
संविधान हिंदुस्तान के 140 करोड़ नागरिकों की आत्मा है और उनका अधिकार है। आपको संविधान से क्या एलर्जी है? एक छोटी सी बात आप देश को बता दीजिएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मान्यवर, ये अभी थोड़ा सुनील जी ने कहा, 2-4 नाम नहीं बताए। संविधान बदलने की बात जो आपके मेरठ से चुनकर सांसद आए अरुण गोविल, उन्होंने कहा, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। अनंत हेगड़े जी आपके जो कर्नाटक में चुनाव हार गए, उन्होंने कहा था। ज्योति मिर्धा जो आपके राजस्थान में चुनाव हार गए, उन्होंने कहा। किरोड़ीलाल मीणा जो चुनाव, सुब्रांश, 1 मिनट, पॉइंट आ गया आपका। जफर 30 सेकंड आपके लिए। भाई क्यों आप लोग ऐसे बयान दिए, बताइए, उसका खामियाजा भुगतिए। देखिए, नहीं देखिए, हकीकत है कि देश का प्रधानमंत्री पूरे देश के सामने कह रहा है कि कोई भी नहीं बदल सकता, तो आप किसी एक व्यक्ति को, और वो भी किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, उसको यहाँ पे लाके गलत तरीके से पेश करके देश को गुमराह किया। जब उसके बारे में आपने उठाया तो प्रधानमंत्री, सुब्रांशु डिस्टर्ब मत करो भाई, समय कम है प्लीज। सुब्रांशु भैया, वो हमारे, अरे दादा समय कम है, अब आप बीच में मत बोलो सर। दूसरे पार्टी का एक कार्यकर्ता है, और जब पार्टी के कार्यकर्ता को अगर आपका मुखिया जो है वो इस बात को बताता है, तो सारे कार्यकर्ता को ऊपर है सबसे, और वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी है। तो उन्होंने जब कह दिया कि इस तरह की बात जब झूठी है और इसमें कोई सच्चाई नहीं, आप लोगों ने तोड़ मड़ोड़ के उसको पेश किया है, तो उसके बाद कहाँ गुंजाइश रहती है इस पे स्पेकुलेशन और इसको दोनों ओके जफर, लेकिन आप झूठ बोल करके पॉइंट टेकन सर। यही तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि सामाजिक संरचना जो है ना, लेवी स्ट्रॉस के मुताबिक जो व्यक्त बातें होती ना उससे बनती है, लेटेंट व्यू से नहीं बनती, मैनिफेस्ट व्यू से बनती है। सतीश जी, मैं तो ये कहता हूं कि सब लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं, सब लोग थोड़ा सच्चाई बोले। प्रधानमंत्री जी ने हाल के दिनों में बहुत बड़ा संविधान का कॉपी जो था उसमें अपना उसको प्रणाम किया था सेंट्रल हॉल में। क्या जरूरत पड़ी थी भाई? नंबर 1। नंबर 2, आप मान सकते हैं कि प्रोपेगेंडा जो है, प्रोपेगेंडा में भारतीय जनता पार्टी का कोई डिसइंफॉर्मेशन भी करती है, पब्लिसिटी भी करती है, उसका कोई जोर नहीं है। मान लेते हैं भी विपक्षी पार्टियों ने आपको प्रोपेगेंडा में मात दे दिया, मान लेते हैं, आप इसको क्यों नहीं मानते हैं? आप ही के हाथ में तो सब कुछ प्रचार वचार सब है, तो आप को मान लेना चाहिए कि हाँ जी गलत सलत प्रचार जो कर दिया, लेकिन जो उसके आधार थे तो वो भी अपना उपयोग करते हैं, क्योंकि आप तो सारे डिस्टॉर्ट करते हैं, इसमें भी कोई सच नहीं, सच ये इसमें कोई दो बात नहीं है, होता है, डिस्टॉर्ट करते हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज करती है, और भाजपा का कोई सानी नहीं। ये भी देख लीजिए, ये जो प्रचारित हो रहा है, मैं पक्षधर नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं, क्या बड़े अगर आप अलग से बात करिए, एकदम सच बात करिए, तो क्या राहुल गांधी ने ये कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी या पूरा जो है आप लोग सारे के सारे हिंदू विरोधी है? वैसे बात नहीं है, तो इसका मतलब कांग्रेस हिंदू विरोधी हो गई? ये ऐसा नहीं है, उनमें कमियां हैं। आरक्षण पे उनके पिताजी ने सही में उसका विरोध किया था, इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाया था, वो सब है, वो तथ्यात्मक है, लेकिन डिस्टॉर्ट इधर से होता है, बीजेपी से ज्यादा होता है, प्रोपेगेंडा, पब्लिसिटी, आईटी सेल वगैरह वगैरह, उससे बच करके गंभीर मसलों पर बात होनी चाहिए ना जी, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हर्षवर्धन जी, हिंदू समाज हिंसक है, ये उतना ही सच है जितना संविधान बदल देगी भाजपा। देखिए नीरज जी, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, हिंदू समाज हिंसक होता तो राहुल गांधी संसद से निकलकर घर नहीं जा पाते, क्योंकि हिंदू समाज ही तो इस देश में है ना। मुझे लगता है कि इससे बड़ी टिप्पणी नहीं है। और राहुल गांधी, मैं फिर से कह रहा हूं, पॉलिटिकली मैं सतीश जी की बात को आगे बढ़ाता हूं, ये कतई नहीं चल सकता कि उन्होंने झूठ कह दिया और चल गया, तो आप कहां थे? आप पार्टी के तौर पर क्या कर रहे थे? आपका कैडर क्या कर रहा था? लेकिन ये बात जरूर है कि कांग्रेस पार्टी को ये एक जो अचीवमेंट है, जिसको शायद अभी लोग नहीं देख रहे, मैंने कर्नाटक के समय भी कहा था, तेलंगाना के समय, कर्नाटक और तेलंगाना ने लंबे समय के बाद रीजनल पार्टी से मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस की तरफ कर दिया है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अब उनको कुछ जातियों का वोट मिलेगा, वो जीतने की ओर होंगे, और ये जो जीत है ये उसी का परिणाम है। मैं ये भी नहीं कहता कोई एक जातिवाद करता है, भारतीय जनता पार्टी नहीं बताती है कि हमारे इतनी जाति के इतने हैं। सवाल यहां ये है कि क्या हिंदू अम्ब्रेला छोड़कर भाजपा जाति पर गई, ये एक बड़ा सवाल है। और हिंदू हिंसक है
झूठ बोल रहा है, ये राहुल गांधी ने कहा है। अब भारतीय जनता पार्टी इसको कितना जनता के बीच में लेकर जा पाएगी, ये मूल सवाल है। और जनता आप जो है उसी ना, के हिसाब से रिएक्ट करेगी। और मैं एक बात कह दूं, सुनील और शुभ्रांश के बीच में लड़ाई लगवाना चाह रहे हो, और सुनील मनी मन समझ रहे हैं कि गुरु बात तो सही कह रहे हैं, ये यूपी में दिक्कत होगी आगे। नीरज जी, ये अखिलेश यादव को हमसे आपसे सुनील यादव ज्यादा पता होगा। 100%। सुनील यादव की तरह टिप्पणी नहीं कर सकते कि आपके पिताजी ज्यादा हम हिंदू हैं। मैं इनके पिताजी पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मेरे पिताजी तो अब स्वर्गीय हो गए, लेकिन कितना कौन हिंदू है ये बताने की जरूरत नहीं। कार सेवकों पर गोली चलाने वाली पार्टी क्या आप है? तो इसलिए मुझे मत बताइए आप ये, और ये भी मत बताइए कि कौन हिंदू है कौन जाति है। कोई भी जाति हिंदू ही है। आपके दिमाग में एक कीड़ा भरा हुआ है, आपके दिमाग में एक गंदगी है कि ये जाति हिंदू है, ये जाति नहीं। मैं मानता हूं कि हर जाति हिंदू है। दोबारा ये टिप्पणी मत किया कीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये पार्टियों को लड़ना है, उसके बीच में समाज में जहर घोलेंगे, लड़ाएंगे, उसका लाभ लेंगे। बहुत छोटे हिंदू हो आप, बस उतने हिंदू हो जिससे आपका दाल रोटी चल जाए। नहीं, ये पर्सनली लड़ाई मत करिए। ये कोई सुनील यादव तय करने की हैसियत में नहीं है। इतनी हैसियत किसी सुनील नहीं, हम कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं आप छोटे हिंदू हो, बहुत हिंदू छोटे हो, बस उतने हिंदू हो जितने में आपकी दाल रोटी चल जाए, आपकी चीजें चलती रहें। आपको हिंदुत्व से मतलब नहीं है, हिंदू परंपराओं से मतलब नहीं है। अगर आप हिंदू होते तो झूठ नहीं बोलते। आप हिंदू होते तो आप कहते कि मोदी ने 10 साल में देश को बर्बाद किया है। आप हिंदू होते तो आप कहते कि इस देश को बेचने या गिरवी रखने का काम मोदी ने किया है। आप हिंदू नहीं हैं, हिंदू के नाम पर दाल रोटी चला रहे हैं। अखिलेश यादव को 37 सीटें मिल गई। जहर है ही नहीं, हम तो दूध वाले लोग हैं, जहर कहाँ? जहर तो आप में है। नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, उल्टा परिणाम हो जाएगा। आपको मैं बता रहा हूँ क्या मुश्किल हो जाएगी? क्या उल्टा परिणाम हो जाएगा? आप क्या कर लेंगे पीडीए का? ये बहुत ठीक नहीं है। अरे पीडीए बहुत बड़ी जनसंख्या है, आप पीडीए के पैर छूते घूमेंगे। ओके, ये गलतफहमी ऐसे पहले यही मैं भी समझा रहा हूँ। अच्छा, आप सुनो भाई, पीडीए को भगवान मानिए। हर्षवर्धन जी, सुनील जी, शुभ्रांश जी, और उसकी पूजा करते हैं। समय समाप्त हो रहा है दोस्त, पूजा करो, समय समाप्त हो रहा है। अच्छा रुकिए, हर्षवर्धन जी, सुनील जी, आप दोनों लोग रुकिए, समय एकदम खत्म हो रहा है। अभी तो सर अगले 4-5 साल तक ऐसे ही आप लोगों को लड़ना है, और मुझे यहीं बैठना है आपके साथ। मैं ये जो कह रहा हूँ वो गंभीर प्रश्न मैं दर्शकों के कंजम्पशन के लिए छोड़ रहा हूँ कि एक ऐसी परिस्थिति बनती हुई मुझे दिख रही है कि बहुत ज़बरदस्त पोलराइजेशन समाज में होगा। बहुत सारी बातें ऐसी रखी जाएंगी जो तथ्य से परे होंगी। दोनों पक्ष रख सकते हैं। लोगों को थोड़ा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें इसी डिबेट में कहेंगे। मैं नाम लूँगा तो किसी एक पक्ष की बात आ जाएगी जो एकदम निराधार है, बकवास कह रहा हूँ मैं, लेकिन अब चल नहीं तो चल नहीं, क्या कर सकते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए हमारे साथ।